हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। और फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन के अंदर जो कंपनीज हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं उसको हम लोग कुछ दिन तक या फिर कुछ सालों तक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के केस में। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक आप कुछ दिनों के लिए नहीं लेते हो, वो 1 ईयर से लेके ऑलमोस्ट 5 6 या 10 ईयर या 20 ईयर तक रखा जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म असेट क्रिएशन। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म असेट क्रिएशन की बात करें तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपकी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हो। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आज हम लोग इस वीडियो में उसके 5 पॉइंटर्स की बात करेंगे। फर्स्ट, तुम्हें अगर यहाँ पे काम करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में काम करना है, तो किस तरीके से 5 पॉइंटर्स का यूज हम लोग कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपको फाइंड करने हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहला होता है किसी भी कंपनी का बिजनेस ग्रोथ। देखिए, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। कोई कंपनी ऑटो सेक्टर में काम करती है, कोई एफएमसीजी एरिया में काम करती है, या फिर कोई कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, तो कोई भी कंपनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस कंपनी का बिजनेस ग्रो होना चाहिए कंटिन्यूअसली। बिजनेस ग्रोथ जब हम लोग बात करते हैं तो भी पता चल जाता है ओवरऑल उनकी प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईटी की बात करूं तो हम लोग इंडिया के अंदर आईटी में सबसे ज्यादा उन कंपनीज को देखते हैं लाइक द टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, उसके साथ साथ एचसीएल टेक। इन कंपनी को हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द बिजनेस के ऊपर इनके हमें ज्यादा भरोसा है, और इसके साथ साथ इनकी बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छी है। मतलब कभी भी अगर किसी सर्विस आईटी सेक्टर के अंदर स्पेशली किसी को चाहिए तो वो सिंपल आपको इन कंपनीज के बारे में बताएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब है उनकी प्रोडक्ट ग्रोथ या उनकी जो सर्विस है वो काफी अच्छी है, तो वो हमेशा डिमांड में रहने वाली कंपनी है। अगर कंपनी डिमांड में रहेगी तो उनका बिजनेस हमेशा ग्रो रहेगा। अगर मैं एफएमसीजी कंपनीज की बात करूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे अच्छी कंपनी वन ऑफ द कही जाती है जिसके अंदर प्रोडक्ट ग्रोथ सबसे ज्यादा देखी जाती है। वही अगर हम लोग अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग कंपनीज देखें तो उनका प्रोडक्ट, ऐसे तो नहीं कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हाई रिस्क की प्रोडक्ट है। जैसे कि बीच में ऑनलाइन गेमिंग के अंदर हुआ, ऑनलाइन गेमिंग के काफी सारे लाइक द डेल्टा क्रॉप जैसी कंपनीज काफी बिजनेस उनका ग्रोथ कम हो गया बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो ये याद रखना, प्रोडक्ट या सर्विस ग्रोथ में रहे, उनके ऊपर गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहे ताकि वो बिजनेस अपना एक्सपांड कर सके। तो ये याद रखना, ऐसी कंपनी ज्यादा आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान में। तो हमेशा जो भी आप कंपनी चूज करोगे तो उसकी बिजनेस ग्रोथ हमेशा देखना। और उसके साथ साथ बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ आपको और एक चीज देखनी पड़ेगी, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसका मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है या बड़ी है। देखो, मोस्ट हम लोग ज्यादा बड़ी वैल्यूएशंस की कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो कैपिटल होता है वो ज्यादातर सेफ रहता है। तो आप अगर छोटी कंपनीज में भी करना चाहते हो तो मिनिमम आपकी कंपनीज की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। ट्राई करना आप लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनीज में ज्यादा काम करो। बट ऐसे है कि मैम लार्ज कैप और मिड कैप में नहीं काम करना है तो आप मिनिमम मार्केट कैप का क्राइटेरिया 5,000 करोड़ से ऊपर का लेना। क्योंकि अगर आप उससे नीचे जाओगे तो काफी सारी ऐसी भी कंपनीज होती है जो हाई रिस्क की होती है, और हम लोग इस पे फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो पहला पॉइंटर, बिजनेस ग्रोथ, जिसमें हमें प्रोडक्ट या कंपनी की सर्विसेज को देखना है, उनका बिजनेस ग्रो फ्यूचर में करेगा या नहीं करेगा ये देखना है, प्लस उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी है। सेकेंडली, हम लोग इन पॉइंटर्स को किस तरीके से लगाएंगे ये भी मैं आपको एक वेबसाइट पे ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर पे जाके दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगाना है।
स्टेप टू के अंदर क्या करना है? देखो, स्टेप्स टू के अंदर हमें बिजनेस का रिवेन्यू ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है। जनरली ये फाइनेंशियल पॉइंटर है, और इस फाइनेंशियल पॉइंटर पे हम लोग देखते हैं कि क्या कंपनी सेल्स, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स कर पा रही है नहीं। एवरी कंपनी का रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट ग्रोथ दो बार देखी जाती है साल, सॉरी, वो देखी जाती है एनुअली और क्वार्टरली। एनुअल है तो साल में एक बार, ओके, और क्वार्टरली है तो साल में आपको यहाँ पे 3 क्वार्टर, 3 to 4 क्वार्टर्स मिलेंगे। देखिए, अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करती हूँ, पॉजिटिव ग्रोथ है, तो कंपनी समझ लेना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, स्टेबल और कंसिस्टेंट कंपनी है। लेकिन अगर ऐसे हुआ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा ऊपर नीचे है, तो ऐसी कंपनी रिस्की होती है। बट ये मिनिमम कितना होना चाहिए? देखिए, किसी भी कंपनी का एक स्टेबल क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं, तो उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ मिनिमम ईयर ऑन ईयर उनका CAGR 10% से ऊपर हो। 10% से अगर वो ईयर ऑन ईयर अपना प्रॉफिट या रेवेन्यू ग्रोथ कर पा रही है, तो समझ लेना वो एक स्टेबल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज को ज्यादा देखा जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसके स्पेसिफिक पॉइंटर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू से हम लोग लगाएंगे। उसके साथ साथ तीसरा फाइनेंशियल क्राइटेरिया, देखिए, स्टेप 3 के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंटली कंपनी की ये दो पॉइंटर्स देखने ही देखने हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन दो चीजों को मिस मत करना। वो होते हैं की फाइनेंशियल रेशियोज। अब ये की फाइनेंशियल रेशियोज में हम लोग ज्यादातर दो रेशियोज को फॉलो करते हैं। पहला है ROE, इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कंपनी का जो मैनेजमेंट है कितना इफिशियंट है। अगर वो इफिशिएंट है, वो ROE हमेशा ग्रोथ में रहेगा। अगर कंपनी का मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं है, तो समझ लेना कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं बना पाएगी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर। तो कंपनी का इफिशिएंसी अगर पता करना है, मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या वो नए प्लान्स लाना चाहते हैं या नहीं चाहते, अगर ये देखना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का देखना बहुत जरूरी होता है। ये मिनिमम 15% से ऊपर हो। याद रखना, दिस इज अ बेसिक क्राइटेरिया। इससे ऊपर हो तो आपके पास अच्छी कंपनीज मिलेगी, इससे नीचे ना हो रिटर्न ऑन इक्विटी, और इन दोनों से नीचे ना हो आपका प्रॉफिट ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। उसके बाद EPS, अर्निंग पर शेयर जिसे कहा जाता है। याद रखना, अगर कंपनी का EPS ग्रोथ में है, तो याद रखना इसके अंदर हम लोग ग्रोइंग EPS को मिनिमम 15 से अबव देखते हैं। ये बताता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू। मतलब अगर शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो समझ लेना कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ प्लान अच्छा है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर EPS, अर्निंग पर शेयर, दैट इज अ शेयर होल्डर की वैल्यू बताने वाला क्राइटेरिया, अगर ये कम है, तो कंपनी में कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी इफिशियंसी है जो कंपनी को आगे चल के फ्यूचर में थ्रेट की तरह बना सकती है। तो आपको कंपनी का EPS ग्रोथ देखनी पड़ेगी, ईयर ऑन ईयर ये 15 से ऊपर होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंपनी का डेप्ट एरिया देखना पड़ेगा। देखिए, हर एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैसे लगते हैं, और पूरा का पूरा बिजनेस हम लोग अपने आप से नहीं बना सकते। तो वहां पे कंपनी को डेप्ट की जरूरत है, लेकिन डेप्ट इतना ना हो कि वो जितना भी प्रॉफिट बना रहे हैं, वो सारा का सारा प्रॉफिट डेप्ट चुकाने में चला जा रहा है। हमेशा प्रॉफिट ज्यादा हो और डेप्ट कम हो। जनरली हम लोग ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से देखते हैं, कंपनी के पास कितनी इक्विटी है और उसके अकॉर्डिंगली डेप्ट का रेशियो क्या है। आपको अगर कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल चाहिए, आपके कैपिटल की सेफ्टी चाहिए, तो आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ये जो क्राइटेरिया है, इसे हमेशा देखना ही देखना है। इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है आपको। तो ये चीज याद रखना, कंपनी शुड बी लो डेप्ट। डेप्ट हो कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा बर्डन वाला डेप्ट नहीं होना चाहिए, लो डेप्ट पे होनी चाहिए। 0.2% ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, इससे कम हो, इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे ज्यादा है कंपनी के ऊपर डेप्ट, तो फिर कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनना पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसी कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हम लोग फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं अपने कैपिटल के साथ।
लास्ट और फिफ्थ पॉइंटर जो मैनेजमेंट क्वालिटी है, देखिए ये आपको जनरली न्यूज पे पता चलता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, लाइक द प्रोमोटर्स है, ओके, क्या वो बढ़ रहे हैं? अगर प्रोमोटर्स नहीं बढ़ रहे कंपनी के, या फिर वो स्टेबल हो, देखिए बढ़े या फिर स्टेबल हो, ये दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। अगर प्रोमोटर स्टेबल है या बढ़ रहे हैं तो समझ लेना मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स कंटिन्यू अपने पास से अपने स्टेक्स सेल ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज में थोड़ा सा रिस्क होता है। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर एफआईएस डीआईएस भी हो। एफआईएस का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईएस का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इक्वली किसी भी कंपनी के ग्रोथ में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोमोटर एफआई ज्यादा करते हैं प्लस डीआईएस भी करते हैं। कंपनी के अंदर अगर मैनेजमेंट है या फिर प्रोमोटर्स है, एफआईज है, उनका ग्राफ हमेशा ऊपर जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना कि वो सेल ऑफ कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। जहां पे वो सेल ऑफ कर रहे हैं वहां पे ज्यादा रिस्क रहती है, ये चीजें याद रखना। तो जब भी हम लोग इसके अंदर काम करते हैं तो आपको मिनिमम इतने पॉइंटर्स को याद रखना पड़ेगा कि जो बिजनेस ग्रोथ आप कर रहे हो या फिर आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो बिजनेस ग्रो में हो, रिवेन्यू प्रॉफिटेबल रहे, प्रॉफिट ग्रोथ रहे उनके पास, फाइनेंशियल अच्छे रहे, डेप्थ लो हो और प्रोमोटर्स की क्वालिटी अच्छी हो। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, और इन पॉइंटर्स को हम लोग लगाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जाना है यहां से कि ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर पे। आप सिंपल गूगल पे चले जाइए और वहां पे लिखिए ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर। जैसे आप लिखते हो आपके पास एक स्टॉक स्क्रीनर आ जाएगा, फर्स्ट ही आपके सर्च में मिल जाएगा, और आपके सामने एक ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर आ जाएगा। अब ये जो स्क्रीनर है ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है, तो पहले आपको इसमें हमारी कंट्री को लगाना है। पहले मैंने इसको इंडियन करा, ओके। अब मेरे पास इंडिया के ही स्टॉक्स आएंगे, मुझे ऑल ओवर ग्लोबल्स के स्टॉक नहीं चाहिए। मैंने इस पे लगाए इंडियन स्टॉक्स। तो मैंने टोटल इंडिया में अभी जो ट्रेड हो रहे हैं वो है 5000 प्लस स्टॉक्स, 5196 कंपनीज है। मुझे अपने पैरामीटर्स लगाने हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि मुझे मार्केट कैप चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है तो लास्ट में यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, आप इस प्लस के सिंबल पे आपके पैरामीटर का नेम लिख लेना, आपको वो मिल जाएगा। अभी हम लोग ओवरऑल इसको लगाना कैसे यही देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक पैरामीटर की एक लिस्ट बना के आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक फाइंडिंग की मेथड दे दूं, तो आप मुझे कमेंट करना, will do a specific stock selection for the fundamental, ओके। देखिए पहले तो मैंने क्या कहा, मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिनका मार्केट कैप मिनिमम 5000 करोड़ से ऊपर हो। तो मैंने क्या कहा, मिनिमम 5000 के ऊपर की कंपनीज ही चाहिए। टोटल ऐसी कितनी कंपनीज है, टोटल यहाँ पे 596 कंपनीज है। ऐसी कंपनीज जिनका आपका फंडामेंटल जो मार्केट कैप होती है, देखिए आपकी मार्केट कैप यहाँ पे मिलियन एंड बिलियंस में दी जाती है, बट आप 5 करोड़ से ऊपर की कंपनीज को ले सकते हो, ओके। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसी कंपनीज जो मिनिमम 200 बिलियन के ऊपर काम कर रही है, ये थोड़ी सी लार्ज कैप कंपनीज होती है, ओके। तो याद रखना दीज आर द लार्ज कैप कंपनीज जिसके अंदर सबसे बड़े बड़े स्टॉक्स आते हैं। अगर आपको फंडामेंटल सेफ्टी चाहिए तो आपको ये क्राइटेरिया चूज करना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे रिवेन्यू ग्रोथ देखना है, कंपनी मिनिमम 10% का रिवेन्यू ग्रोथ करे। तो मैंने यहाँ पे रिवेन्यू ग्रोथ का पैरामीटर लगाया, रिवेन्यू ग्रोथ 10 से लेके 25% के बीच में हो या फिर उससे ऊपर। तो मैंने ये सेकंड क्राइटेरिया लगाया। इसके साथ साथ मैंने कहा आरओई कंपनी का मिनिमम 15 से ऊपर हो। तो अब मेरे पास यहाँ पे 10 to 20 का क्राइटेरिया है, तो मैंने कहा कि 10 to 20 के अंदर चलेगा। तो मिनिमम 10 से ऊपर या फिर 15 से ऊपर हो, ओके। तो ये मुझे ऐसी कंपनीज दे रहा है जिसके अंदर ऐसी कंपनीज है जो 20 से ऊपर के ही डील करती है। उसके बाद देखो, हम लोगों ने जो क्राइटेरिया लगाए थे, पहला था मार्केट कैप, दूसरा था रेवेन्यू ग्रोथ,
और तीसरा है ROE। मुझे और दो क्राइटेरियाज लगाने हैं, एक है प्रॉफिट ग्रोथ और एक है शेयर होल्डर। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, फाइनेंशियल्स के अंदर मुझे ये क्राइटेरियाज मिलेंगी, या फिर मैं सिंपल यहाँ पे टाइप करूंगी कि मुझे प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है कंपनी की। ओके, तो मुझे नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, या फिर सिंपल आप परसेंटेज वाइज ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया फिल्टर को, और इसको कहा कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिनका प्रॉफिट ग्रोथ 10 से ऊपर, मिनिमम 10 से ऊपर हो। उसके साथ साथ मुझे डेप्ट टू इक्विटी भी देखना है, ऐसी कंपनीज जिनका डेप्ट कम है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर लिखा, मुझे कौन से स्टॉक चाहिए जिनका डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.2 से नीचे होना चाहिए। आप इसमें अपने हिसाब से चूज कर लेना, एन्युअली चूज करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो मैंने कहा इसे 0.2 के नीचे हो। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो बिलो 0.5 है, तो आप बिलो 0.5 की कंपनीज को भी देख सकते हो। तो मैंने इतने पॉइंटर्स लगाने के बाद मेरे पास सिर्फ 10 कंपनीज आई है, ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। ऐसी कंपनीज में जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करूंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे अलग अलग कंपनीज को देखूंगी, अलग अलग मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखूंगी, क्योंकि मैंने अभी सबसे बड़ा मार्केट कैप यूज किया है। बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हम लोगों ने टोटल यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया जो पढ़े थे उन सबको लगाया, प्रॉफिट ग्रोथ लगाया, डेप्ट टू इक्विटी लगाया। हम लोगों ने ये सारे पॉइंटर्स लगाने के बाद हमें एक स्टॉक सिलेक्शन मिला। हम लोगों ने इसमें एक पॉइंटर लगाना रहा है हमारा, वो है EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब ये जो अर्निंग पर शेयर है, EPS है, ये बेसिक एक होता है, डाइल्यूटेड एक होता है। तो हमें बेसिक वाला भी चाहिए, तो मैंने इसको ऐड किया और इसको कहा कि 12 मंथ का EPS अबव रहे, कितना, मिनिमम 15 से अबव रहे। तो मुझे ऐसी ही कंपनी चाहिए। तो ये टोटल 7 पॉइंटर्स लगाने के बाद, 6 to 7 पॉइंटर्स लगाने के बाद मेरे पास फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज आ चुकी है। तो ऐसी कंपनीज में हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो होप कि ये आपको चीजें अच्छी लगी हो, जिसमें हम लोगों ने 5 स्टेप्स को सीखा है, और उसमें से 7 पॉइंटर्स लगा के हम लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन करा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग स्टॉक फाइंड आउट करने का Screener.in या टिकर टेप से एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख लेना। हम लोग इसके ऊपर कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सिंपल सिर्फ क्राइटेरियाज की बात करोगे, बट आपको स्टेप्स याद होनी चाहिए जब आप सिंपल क्राइटेरियाज की बात करते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।